आपके हिसाब से क्यों इतना डर है इस चीज़ को लेके? इन सिंपल टर्म्स एग्जैक्टली अस्थमा क्या है? लोगों के लिए ना स्केरी क्यों है? देखो, अगर आप ना इसकी हिस्ट्री पे जाओ अस्थमा की, तो अस्थमा को पहले दमा क्यों कहते थे कि ये दम लेके जाएगा। बच्चों में अस्थमा के सिम्टम्स अलग होते हैं। जो बच्चों में होता है ना, बच्चों में 90% बच्चों को कफ आता है। अस्थमा इन डे टू डे एक्टिविटी कैसे हैम्पर करता है इन किड्स? इतने प्रॉब्लम आएगी कि बच्चे को खांसी आ रही है, वो बार बार खांसी करेगा। पेरेंट्स को लगता है कि शायद उसका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, इसीलिए वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि अस्थमा की ना एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, जो भी बच्चे किसी स्पोर्ट्स क्लब में जा रहे हैं, सब जगह अवेयरनेस होना चाहिए। किसी किसी बच्चे को कभी कभी अस्थमा अटैक हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? Namaste and welcome everyone to another insightful episode of Beyond the Pill where health meets conversation. I am your host Dr. चेतना और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो पेरेंट्स के मन में कभी ना कभी डाउट जरूर लाता है, विच इज चाइल्डहुड अस्थमा। जैसे कि बार बार खांसी होना, सांस फूलने लगना या फिर वीजिंग महसूस होना। ये सारी चीजें जो है यूजुअली पेरेंट्स सोचते हैं कि या ये सर्दी की वजह से हो रहा है या फिर कोई एलर्जी या इसका कोई और रीजन हो सकता है। ये सारी कंफ्यूजन्स पेरेंट्स के मन में अक्सर रहती हैं। तो आज के एपिसोड से वी विल बी ब्रेकिंग मिथ्स, फियर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गिविंग यू आंसर्स व्हिच एवरी टीचर, पेरेंट एंड केयर गिवर शुड नो। सो टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग फॉर us and to make us understand everything in depth, joining us today is Dr. Rominder Kaur. She is a seasoned pulmonologist with her expertise in sleep medicine with over 21 years of clinical experience. She is currently working at Fortis Amritsar and at Astha Clinic. She treats patients with respiratory and sleep disorders. So let's give her a warm welcome and understand everything about childhood asthma. So hello ma'am, and welcome to our show which is Beyond the Pill. So I feel great that यहाँ आकर हम आपका टाइम हमें मिल पाया for our initiative which is for spreading a proper information on social media for our population. So how do you feel about it? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स रियली ग्रेट थिंग कि हम इकट्ठे आज किसी ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें लोगों को अवेयरनेस होगी जी और इनडायरेक्टली हम लोगों के लिए एक बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। यस, क्योंकि आज के टाइम पे आई फील दैट जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड अस्थमा के ऊपर, छोटी सी चीज़ें जो प्रॉपरली मैनेज हो सकती हैं बट देन प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण काफ़ी बच्चे जो हैं उन लोग को डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। सो टुडे थ्रू यू आई रियली वांट कि हम एक अच्छा मैसेज दे एंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पेरेंट्स को स्पेशली हम अवेयर कर पाए about it. So just to start with it, ma'am, firstly, तो let's understand कि how was your medical journey as a doctor, and then people don't even know what is pulmonology, and then ये speciality है जहाँ पे you're dealing with respiratory issues और lung conditions, तो लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसे speciality है, यहाँ पे डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने बोला कि लोगों को इसकी पल्मोनोलॉजी के बारे में तो बहुत आइडिया नहीं, बस एक ना वो जर्नल करेक्ट, अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ चेस्ट डिजीजेस जी जो है, रेस्पिरेटरी जी डिजीजेस, चेस्ट डिजीजेस। बट कोविड के बाद सिनेरियो बहुत चेंज हुआ, लोगों को समझ आया कि चेस्ट की जो स्पेशलिटी है वो जी कितना इम्पोर्टेंट जी है। सही है, हाँ और अब जैसे विद टाइम बहुत सारे लोगों में स्लीप डिसऑर्डर्स आने यस शुरू हो गए यस हैं। यस सो अगेन दिस इज पार्ट ऑफ चेस्ट डिजीजेस। सो अवेयरनेस हो रही है बट धीरे धीरे। सो मेरी जर्नी में मैंने अपना ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया पल्मोनोलॉजी में। देन मैंने उसके बाद एज सीनियर रेजिडेंट काम किया मेडिकल कॉलेज 32 में। Then I joined as a junior consultant Fortis Mohali. Now at present मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस। अब मैं अपना एक साथ में सेंटर भी रन कर रही हूँ मॉर्निंग इवनिंग ओपीडी के लिए। ओके ओके। सो मैं इस जर्नी में मैंने जो लर्निंग वाला टाइम था हमने बहुत कुछ सीखा भी, इंटरवेंशन। नाउ आई एम डूइंग ब्रोंकोस्कोपी इंटरवेंशन, स्लीप स्टडीज एंड बाकी चेस्ट डिजीजेस की मैनेजमेंट तो सारा। बट जो एस्थमा सीओपीडी क्लिनिक वो प्रेजेंटली मैं वो रन कर रही हूँ। ओके। सो जैसे कि आपने मेंशन किया अस्थमा, एंड आज हम स्पेसिफिकली चाइल्डहुड अस्थमा की बात कर रहे हैं।
तो मैम जो अस्थमा के सिम्टम्स है जैसे कि कफ, कोल्ड, ब्रेथलेसनेस, ये सारे सिम्टम्स काफ़ी नॉर्मल कैटेगराइज किए जाते हैं। तो इवन पेरेंट्स को ये चीज़ इनिशियली समझ नहीं आती है कि ये क्यों हो रहा है। तो वो कैसे पता लगाएं कि हाँ, ये अस्थमा होने की चांसेस भी हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारे लोग ना इसी कंफ्यूजन में घूमते हैं पेरेंट्स। वो जैसे बच्चे को कोई वायरल हुआ, सोर थ्रोट हुआ, फीवर हुआ, कफ हुआ, गए डॉक्टर के पास, फिर वो 2-4 दिन में बच्चा सेटल हो जाता है, फिर वापस आते हैं, 1 वीक के बाद फिर कफ शुरू हो जाती है, डॉक्टर ने फिर कुछ सिरप दे दिया, टैबलेट्स दे दिया, बच्चा ठीक हो गया। लेकिन ये ना एक फ्रीक्वेंट काम बन जाता है। सो देखो, एक इसकी ना बड़ी क्लियर कट सिस्टम है कि नॉर्मली जब भी बच्चे को वायरल इन्फेक्शंस होती हैं वो 3 से 5 दिन लेती हैं, जैसे हमें अडल्ट्स में होती हैं। ओके। लेकिन अगर उसके बाद जो खांसी होती है 7 दिन ले जाती है ऑलमोस्ट क्लियर होने में। अगर आपकी खांसी, बच्चे की खांसी 10 डेज से ज़्यादा चले तो समझ लो कि आपको दिमाग में आना चाहिए कि बच्चे को अस्थमा भी हो सकता है। ओके। और ख़ास तौर पे कि जब आपके बच्चे को उसके साथ कोई फीवर नहीं आ रहा, खांसी रात को ज़्यादा है, और बच्चे के धीरे धीरे बच्चों में और भी सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। आके बच्चे कंप्लेन करते हैं चेस्ट पेन हो रही है, जहाँ कुछ बच्चे होते हैं कि उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, थकना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो थकान लगने ये लगती है। थकान जो होती है, करेक्ट। सो जब भी आपके बच्चे को इतने फ्रीक्वेंट एपिसोड आए तो आप इसको इग्नोर नहीं करें। राइट। तब आपको अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अंडरस्टूड। ओके। तो जैसे कि अगर पेरेंट को समझ आता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली होता है एंड देन वो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक के पास स्पेशली उन लोग जाते हैं, सबसे पहले तो पेरेंट्स, उनको नहीं पता होता है कि वी हैव टू गो टू पल्मोनोलॉजिस्ट। आई थिंक सबसे पहले तो चाइल्डहुड जो भी उनका पीडियाट्रिशियन है उसको रेफर करते हैं, एंड एज सुन एज पीडियाट्रिशियन बोल दे कि ठीक है, अस्थमा होने के सिम्टम्स या चांसेस हैं, ऐसे टाइम पे आई थिंक पेरेंट्स डोंट टेक इट वेरी पॉजिटिवली, या बहुत ऐसे डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं, ये डॉक्टर को नहीं समझ है, मैं किसी और के पास चला जाऊंगा या चला जाऊंगी। सो उनके लिए ये टर्म काफ़ी स्कैरी है। आपके हिसाब से क्यों इतना डर है इस चीज़ को लेके? सिंपल टर्म्स एग्जैक्टली अस्थमा क्या है? लोगों के लिए ना स्केरी क्यों है, देखो अगर आप ना इसकी हिस्ट्री पे जाओ अस्थमा की, तो अस्थमा को पहले दमा क्यों कहते थे कि ये दम लेके जाएगा। तो लोगों में ये बड़ा स्केरी होता है कि ये तो सारी लाइफ चलने वाला है। बट जो अडल्ट एस्थमा होता है ना, तो चाइल्डहुड एस्थमा में बहुत डिफरेंस है। ओके। तो चाइल्डहुड एस्थमा एक तो अच्छी बात है ये कि ये रिकवर हो जाता है। ओके, रिकवरी के चांसेस हाई हैं। यस। ओके। 80% जो बच्चे होते हैं ना, जी। जैसे ही टीनेज जी। उसमें आते हैं तो बच्चे ठीक हो जाते हैं। राइट। और अगर सही टाइम पे डायग्नोज हो जाए, सही टाइम पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, तो उतने ही आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके। ओके। और बेसिकली अब मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करूं कि जो लोगों को इस चीज़ में बड़ी रहती है कि अस्थमा पता नहीं बीमारी है क्या है। राइट। बेसिकली हम इसको ये कोई सीरियस बीमारी नहीं होती अगर इसको ठीक तरीके से ट्रीट किया जाए। तो अस्थमा में क्या होता है कि आपकी सांस नलियों में ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है। वो सूजन क्यों हुई, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ओके। आप किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होगी आपको, वो अंदर सूजन हो गई, रास्ता छोटा हो गया, सांस लेने की दिक्कत आ गई, ये अस्थमा में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप ट्रीटमेंट देते हो तो ये रिवर्स भी कर जाता है। ओके। जो सूंघी हुई नालियाँ होती हैं वो अपनी जगह चली जाती है। ओके। सो ये एक अस्थमा है जो डिसऑर्डर है। ओके। रिवर्सिबल है और डिसऑर्डर। ओके। ओके। तो फिर जैसे कि आपने मेंशन किया कि एडल्ट्स में अस्थमा और पीडियाट्रिक बच्चों में अस्थमा के सिम्टम्स अलग होते हैं, वैसे आई मीन सो क्या क्या डिफरेंस है सिम्टम्स में? जो बच्चों में होता है ना, बच्चों में 90% बच्चों को कफ आती है। तो वो कफ कैसी होती है, नॉक्टर्नल कफ होती है, जहाँ खांसी जब बच्चों को आएगी तो वो खांसी आएगी, जैसे जैसे टाइम निकलेगा वो बढ़ती जाएगी। बच्चा भाग रहा है, स्कूल में भाग रहा है तो उसको कफ हो रही है। तो 10% बच्चे होते हैं जिनको सांस की दिक्कत आती है। ओके। जो जिनको कि हम उनका कहते हैं कि आइसबर्ग है कि ये अस्थमा में चाइल्डहुड में कि वो 10% बच्चों में कुछ इमरजेंसीज होती हैं जो इमरजेंसी में लैंड करते हैं बच्चे। नॉर्मली 90% बच्चों में कफ होती है। ओके। अगर अडल्ट अस्थमा में लो तो वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रेथलेसनेस, कि सांस फूलना और खांसी, बलगम आना, क्योंकि वहाँ फिर कुछ दिक्कतें और शुरू हो जाती हैं। स्मोकर्स होते हैं, बहुत सारा एक्सपोजर होता है। ओके। राइट। सो टॉकिंग अबाउट
अस्थमा इन किड्स, छोटे बच्चों में जो स्कूल जाते हैं या फिर दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, वो उनको तो इतना पता नहीं होता है कि हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अस्थमा इन डे टू डे एक्टिविटी कैसे हैम्पर करता है इन किड्स? किड्स में प्रॉब्लम आएगी कि बच्चे को खांसी आ रही है, वो बार बार खांसी करेगा, नेचुरली बच्चा एम्बैरेस भी फील करता है, स्कूल में है तो आसपास बच्चे भी फील करते हैं, टीचर भी उसको कहते हैं, तो बच्चे को ये भी फील होता है। सेकेंड, उससे ज़्यादा दिक्कत होती है कि बच्चों में ना वो कंसंट्रेशन भी कम हो जाती है। ओके। सो अगर बच्चा बार बार खांसी करेगा तो उसके स्कूल से भी उतना ही एब्सेंट रहेगा उसको। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, सो फिजिकल एक्टिविटी उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। हाँ, सो ऐसे टाइम पे हम मतलब एज अ टीचर और एज अ केयर गिवर या एज अ पेरेंट कैसे ये चीज़ को टैकल कर पाए, क्योंकि यूजुअली टीचर्स फील कि बच्चा बहाना बना रहा है, शायद उसको ये करना ही नहीं है, पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा होता है कि उसे थकावट हो रही है। सेम एट होम पेरेंट्स को लगता है कि शायद उसका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, इसीलिए वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट है कि अस्थमा की ना एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और जो भी बच्चे किसी स्पोर्ट्स क्लब में जा रहे हैं, सब जगह अवेयरनेस होना चाहिए कि अगर अस्थमा में बेसिकली हर बंदे को उसके पहले तो सिम्टम पता होना चाहिए जी। और ये भी पता होना चाहिए कि ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे टीचर्स ये भी उसमें कर जाते हैं कि इसको खांसी आ रही है, पता नहीं किसी को किसी से खांसी ना लग जाए। सो उसमें अगर हम ऐसी अवेयरनेस टीचर्स को देंगे, पेरेंट्स को अच्छे से एजुकेट करेंगे कि अगर आपके बच्चे को अस्थमा हो गया है, अगर हुआ है क्यों हुआ है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है, राइट, तो फिर लोग अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जब आप अपनी बीमारी को अंडरस्टैंड करते हो तो ट्रीटमेंट को भी उतना ही एडिरेंस होती है। राइट। सो टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट, अगर कोई पेरेंट आता है अपने बच्चे को लेके, तो सबसे पहले आप कैसे उसको डायग्नोस, लाइक हाउ डू यू टेक इट टुवर्ड्स द डायग्नोसिस पार्ट कि ठीक है ये अस्थमा है, एंड देन इसमें ना बच्चों में कोई ऐसे इसका ना अस्थमा का ऐसा टेस्ट नहीं होता। अस्थमा एक क्लिनिकल कंडीशन है। ओके। तो इसमें सबसे पहले आपकी हिस्ट्री, क्लिनिकल पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी डॉक्टर की एक जो क्लिनिकल मतलब एक्युमेन होना चाहिए कि डॉक्टर क्या सोच रहा है। अगर बच्चा आ रहा है, जैसे मैंने पहले भी बात की, 10 दिन की खांसी है, नॉक्टर्नल कफ हो रही है, रात को बच्चा उठ के बैठ जाता है और बच्चे को बड़ी ड्राई कफ हो रही है, फिर धीरे धीरे आप देखते होगे उसकी जब वो सांस ले रहा है उसकी बड़ी एफर्ट लग रही है। तो ये ना सारा एक क्लिनिकल पिक्चर होता है। तो इसके लिए छोटे बच्चे में तो आप ना अडल्ट्स में एक टेस्ट होते हैं कि जो लंग फंक्शन टेस्ट है, लेकिन 5 साल से नीचे बच्चे का वो भी नहीं हो पाता। राइट। हाँ। एक्सरे इसमें इनसिग्निफिकेंट होता है। एक्सरे शुड बी नॉर्मल, नॉर्मल ही आना चाहिए। अगर अब नॉर्मल है तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाती है। सो बच्चों में फर्स्ट प्राइमरी जो है हिस्ट्री एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस। फिर कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब आपको एज ए डॉक्टर आप सोचते हो ये सारी चीजें रूल आउट हो गई, तो हम ट्रायल बेसिस पे भी बच्चों को वो दवाइयाँ देते हैं जो नलियाँ, जो सांस नलियाँ सूंघड़ी होती हैं उनको खोलने वाली, अगर उससे इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ये एक ट्रायल भी हो जाता है आपका, एक डायग्नोसिस भी हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। तो फिर ये जो अस्थमा अगर किसी बच्चे में डायग्नोस हो गया है, तो यूजुअली पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि अभी ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। सो हाउ डू यू बर्स्ट दिस मिथ? बच्चों, हर पेरेंट का ना एक ही सवाल होता है, अस्थमा हो गया, पता नहीं अब तो बस मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। हाँ। ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, चलो अच्छा कंसर्न होता है बच्चों के लिए, बट ये ना इसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बच्चों में अस्थमा अगर डायग्नोज हो जाता है, पहले तो ये डायग्नोज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डॉक्टर के लिए भी, कि आप इसको फर्स्ट एपिसोड में ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसे बिहेव करते हैं बच्चे, सेम उनको वीजिंग होगी और सींटियों की आवाज़ आनी, तो लगता है कि ये अस्थमा है। करेक्ट। बट यूजुअली सब बच्चों में नहीं होता। जब एक बार डॉक्टर किसी डायग्नोसिस पे पहुंच जाता है तो फिर उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से कि जो बच्चों में अस्थमा जल्दी एज में होता है, 80% बच्चे 12-13 साल की एज में जाके रिकवर हो जाते हैं। बट कुछ बच्चे होते हैं जिनमें ये
रह सकता है, परसिस्ट कर सकता है, हम्म, बट अगेन अगर आपने जल्दी एज हम्म, पे ठीक ट्रीटमेंट हम्म, फॉलो किया है हम्म, तो आपके इसमें मतलब आउटग्रो होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा अच्छे हो करेक्ट, जाते हैं। अंडरस्टूड। ओके, सो टाइमली मैनेजमेंट मतलब टाइमली ट्रीटमेंट मिलना और अर्ली डायग्नोसिस आई फील इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके। इसके कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर कोई पेरेंट को आप बता रहे हो कि बच्चे को अस्थमा हो गया, तो सो दे स्टार्ट ब्लेमिंग कि हमसे कोई मिस्टेक हो गई है, हमने कुछ ठीक से खिलाया नहीं, या ऐसे क्या हो गया है कि अस्थमा हो गया है। उन लोग तो मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट, बट देन आपको अगर समझाना होगा कि इसके क्या रीजंस हो सकते हैं। देखो एस्मा में ना ऐसे है कि ये सब कुछ किया कराया तो हमारा अपना ही है ओके। कि इन्वायरमेंटल जी। कि हमने इतना ज़्यादा फूड जितना हाँ, पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा हाँ, है, हाँ। इन्वायरमेंट इतना पोल्यूशन है और जितने प्रिजर्वेटिव ऐड हम्म, मतलब फूड में एंड इन्वायरमेंट हम्म, ऑल्सो। हम्म, और बहुत सारे ना 20-30% हम्म, लोग होते हैं हम्म, जिनमें जेनेटिक भी होता है। हम्म, जेनेटिक कैसे कि अगर सपोज करो आपके एक हम्म, पेरेंट को हम्म, है, मदर और फादर हम्म, किसी में, देन देयर विल बी द चांसेस कि 30-35% के बच्चे को इस्तेमाल हो हो सकता है। सकता है। ओके, अगर अंडरस्टूड। सपोज करो कि दोनों पेरेंट्स को है हम्म, देन 50% चांसेस है। अच्छा। बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे को होना ही होना है। ओके, ओके, 50% चांसेस हैं कि बच्चे ओके, को अस्थमा। ये अच्छा। तो एक जेनेटिक हो गया कि जो जिसको पेरेंट्स को कोई स्किन एलर्जी भी है तो बच्चे को अस्थमा हो सकता ओके, है अंडरस्टूड। किसी तरह की भी एलर्जी ओके, में। ओके। बट बाकी जो है उसके जो रीज़न हम्म, होते हैं कि पोल्यूशन, हम्म, डस्ट माइट्स, कुछ लोगों ने पेट्स रखे होते हैं घर अंडरस्टूड, में, हाँ। और जहाँ कुछ आपके घर में ऐसे हम्म, सिलन है हम्म, और फंगस लगी हुई है जी, दीवारों पे, जी, और जी। ये सारे रीज़न होते हैं। ओके, तो जैसे अगर आपने मेंशन किया अबाउट पेट्स एंड अबाउट पोल्यूशन, तो ऐसे काफ़ी फैमिलीज़ भी हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया या फैक्ट्रीज़ होती हैं उनके आसपास ही रहते हैं, या फिर जिनके घर पे बच्चा होने से पहले ही पेट है, तो फिर वो इन कंडीशंस में कैसे मैनेज कर सकते हैं ये चीज़? देखो अगर ऑलरेडी पेट है, आपका डायग्नोसिस लेट हुआ है, देन ये तो आप पेट को तो देन हाँ, नहीं दैट दे इज़ लाइक अ सकते। फैमिली मेंबर, आप करेक्ट, नहीं हाँ, करोगे। हाँ। बट बच्चे का कांटेक्ट कम होना चाहिए ओके। कि उसको सेपरेट जगह पे रखो, हुँ, क्योंकि जो पेट्स की डेंडर होती है ना, जो हुँ, बाल हुँ, गिरते हैं, हुँ, वो बहुत एलर्जिक होते हैं। अंडरस्टूड। तो अगर आपका घर इस तरह की हुँ, जगह पे है जहाँ पे आसपास फैक्ट्री है, केमिकल एक्सपोज़र है, हाँ, और वैसे आजकल तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं नहीं होती होती, घर बट के आजकल तो हर जगह ही बिल्डिंग है, और हर बिल्डिंग। ट्रैफिक यस, इतने पोल्यूटेड एरिया में जहाँ पे इतनी सारी व्हीकल्स है और ट्रैफिक है, वहीं पे बिल्डिंग्स होती है और आजकल लोग रह भी रहे हैं। तो इसमें आइडियली यही है, फिर आप प्यूरीफायर यूज़ करो और हुँ, अपना कहीं भी आप बाहर निकल रहे हो, हुँ, मास्क लगा के निकलो। ये राइट। चीज़ें आप थोड़ा प्रिवेंशन कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि आपने पहले मेंशन किया कि स्कूल में भी इतना एक्टिव नहीं हो पाता है बच्चा ब्रेथलेसनेस की वजह से, तो क्या ऐसा है कि बच्चे ने स्पोर्ट्स खेलना ही छोड़ देना चाहिए, या फिर बाहर निकलना ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि पोल्यूशन इतना है? नो, नो, बिल्कुल नहीं। उल्टा हमें स्पोर्ट्स खेलने से बच्चे को नहीं रोकना, हमें अस्थमा को ट्रीट करना है। करेक्ट। हमने ऐसा ट्रीट करना है, उसको ऐसा हुँ, कंट्रोल करना है, हुँ, प्रिवेंट करना है हुँ। बच्चे को कि बच्चा अपनी नॉर्मल जो लाइफ़ है दूसरे बच्चों की तरह, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ़ सेम होना चाहिए। ओके, तो अगर क्रॉनिक अस्थमा केसेस में व्हाट विल बी द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब हाउ डू डॉक्टर्स डील विद इट? जो क्रॉनिक केसेस हो जाते हैं ना, देखो वो अगेन इसमें ना सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि अस्थमा की आप कौन सी हुँ, सेवेरिटी पे आ हुँ, रहे हो। तो उसके लिए आपका प्रॉपर वो होता है हमारा देखने का, हुँ, बच्चे को कितना रिलीवर की, हुँ, इसमें 2 हुँ, तरह का हुँ। मेडिकेशन होता है। एक होता है कि रिलीवर, एक होता है कंट्रोलर। ओके। बिकॉज़ बेसिकली क्या है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो हमने जो ड्रग्स देनी वो हुँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी हुँ, होनी चाहिए। कंट्रोलर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ओके। है। जो रिलीवर होते हैं वो उस जो सुंगड़ी हुई नली को खोलते हैं तो हुँ, उसको कहते हैं रिलीवर। राइट। सो जब आपको कोई सिम्प्टोमेटिक हुँ, रिलीफ देना है, आप हुँ, रिलीवर दोगे, हुँ, और हुँ, जब थोड़ा क्रॉनिक हो गया तो हुँ, उसको कंट्रोलर की भी ज़रूरत है। ओके, सो ये मतलब आपको किस सेवेरिटी में आते हो, आपका डॉक्टर कैसे आपको क्लासिफ़ाई करता है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने डिसाइड करनी होती है। ओके, क्या अंडरस्टूड। डोज़ेज़ देनी जी, चाहिए और जी। आपको किस मेडिसिन्स पे रहना है। करेक्ट। अभी के टाइम में तो हर किसी के दिमाग में सबसे पहले आता है अस्थमा हो गया है, मतलब तुमको वो पंप यूज़ करना पड़ेगा, इन्हेलर्स जिसको बोलते हैं। एंड देन उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यार इन्हेलर लिया मतलब you'll become डिपेंडेंट ऑन दैट, और फिर लाइफ लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर थोड़े पेरेंट्स भी अनश्योर हो जाते हैं कि हम
ये अपने बच्चे को दे या नहीं दे? अगर मैं इसमें देखूँ ना कि एस्थमा में इंसिडेंस बहुत बड़ा है, नो डाउट, स्पेशली चाइल्डहुड। हाँ। लेकिन इसमें ना जितनी आज तक की बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन एस्थमा की मेडिकेशन में हुई है। ओके। और उसमें बेस्ट पार्ट इनहेलर है। यस, ट्रू। क्योंकि देखो, जब आप कोई टैबलेट देते हो, सिरप देते हो, उसकी जो लेवल है ना, मतलब 15 टाइम्स ज़्यादा डोज देनी पड़ती है आपको अगर आपने Correct. ब्लड के थ्रू देना। हाँ। तो वो आपके ब्लड में जाएगी, फिर लिवर हाँ, में, फिर हाँ। बाकी ऑर्गन में भी जाएगी। करेक्ट। जहाँ आपको लंग्स में चाहिए तो वो बाकी जगह साइड इफेक्ट्स देगी। सही बात है। तो इनहेलर्स ने डायरेक्ट लंग्स पे जाना है, यस। आपको जहाँ रिक्वायर्ड है। जी। सो इनहेलर इसमें मेडिकेशन में बेस्ट है। हाँ। बड़ी एडवांसमेंट हुई है। अब वो सिनेरियो रहा ही नहीं है जो एक टाइम था अस्थमा का हाँ। के लोगों में। अब ये सिनेरियो नहीं है। अब नो डाउट डिजीज का इंसिडेंस बढ़ा है, बट ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा ओके, पहले से बेटर हो गया, एडवांसमेंट्स हो गई है। तो किस तरह की न्यू डिवाइसेस अभी प्रेजेंट है, या ऐसे कोई एप्लीकेशंस या ऐसे कोई सपोर्ट ग्रुप्स जो प्रॉपर ये सब चीज़ें समझा पाए पेरेंट्स को भी एंड यूज़फुल हो पाए? क्योंकि बच्चों में आई एम श्योर कि उनको इनहेलर को यूज टू करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, ये ना सबसे इसमें इम्पोर्टेंट रोल ना डॉक्टर का होता है, क्लिनिशियन का। जी। अगर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आ रहा है, मेरे पास कोई बच्चा आएगा, मैं देखूंगी कि बच्चा का क्या एज ग्रुप है, ये बच्चा मेरे को कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है। अगर मैं ये डिवाइस दूंगी, बच्चा कोऑर्डिनेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सो कुछ बच्चे होते हैं, जब बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको नेबुलाइजर देते हैं। कुछ बच्चे हैं जो अंडरस्टैंड उस एज ग्रुप में हैं, वो समझ लेते हैं। 3 साल का बच्चा उससे ऊपर समझना शुरू कर देता है। आप फिर इनहेलर देते हो, फिर आप देखते हो कि इनहेलर के पास स्पेसर देना है, जी। बच्चे को मास्क की जरूरत है कि नहीं। सो ये सारी चीजें आप बच्चे की एज, बच्चे की सिम्टम्स, बच्चे की स्वेरिटी ऑफ डिजीज, उस पर डिपेंड करता है। बट इसमें डिवाइस बहुत अवेलेबल है, हर तरह के डिवाइस अवेलेबल है। और जहाँ पे कोई इमरजेंसी होए तो उसमें नेबुलाइजर्स बेस्ट रहते हैं। ओके। एंड देन एनी सपोर्ट ग्रुप्स जो हाँ, पेरेंट को भी हेल्प कर पाए? बिल्कुल। एक बार आप डॉक्टर से आपने ले ली, डॉक्टर आपको एक बार ब्रीफ कर देगा, इसके बारे में बता देगा। उसके बाद बहुत बार होता है आप डॉक्टर चैम्बर से बाहर आते हो, आपको लगता है ये तो पूछा ही नहीं, ये चीज़ इनहेलर का मुझे अच्छे से नहीं समझ आया। करेक्ट। हाँ। तो आप बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे एक स्वास्थ्य 365 है, उसमें आप सारा देख सकते हो। और भी इस तरह की 2-3 ऐप्स हैं, ब्रीथ इजी ऐसे। तो आप कोई भी उसमें लॉग इन करके आप अपनी वीडियो प्रॉपर डेमो ले सकते हो। ओके। इनहेलर्स कैसे लेने जी, हैं, जी। उसमें एजुकेशन मटेरियल भी होता है। जी। अभी अब जब हम बात कर ही रहे इनहेलर्स की, तो कोई बच्चों के लिए, बच्चों को ये साथ में ही रखना पड़ता है। तो अगर वो स्कूल में भी जा रहे हैं तो वो सोशल स्टिग्मा, उनको भी अशेम्ड फील होना चालू हो जाता है किसी किसी बच्चों को कि स्कूल में मैं ये ले रहा हूँ, मेरे दोस्त या जो भी बच्चे देख रहे हैं वो देखते हैं कि ये क्या अलग सी चीज़ है इसके पास। सो उनको लगता है, उनको ये बर्डन फील होने लगता है फिर। देखो, ये ना बच्चे को बर्डन तब तक फील होगा जब तक आसपास के लोग फील कराते हैं। राइट। अगर आप अपने बच्चे को एजुकेट कर देते हो, और जो बच्चे का वेल कंट्रोल है उसको लीवर की इतनी ज़रूरत रहती नहीं। बच्चे ने रखा है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे को एजुकेट कर दोगे ना, तो बच्चा सही तरीके से आंसर, ये दिस इज द सिंपल काउंसलिंग जैसे हम बाकी चीज़ों में करते हैं। जी। बाकी कई इश्यूज होते हैं नॉर्मल पेरेंटिंग में, पेरेंट्स करते हैं कि ये चीज़ बच्चे ने कही है तो अपने से आंसर करना है। तो ये भी, इसको भी बड़े आराम से टैकल किया जा सकता है। ओके। मतलब टीचर्स भी अगर इसमें हेल्प करें पूरे क्लास को एजुकेट करने के लिए, सो आई फील दैट दैट इज लाइक अ अगर गुड टीचर्स इनिशिएटिव। ये बताएं कि हाँ। बच्चा ये डिजीज नहीं है, हाँ, राइट। ये एलर्जी है, हाँ, किसी को भी हो सकती है, करेक्ट, ये डिजीज नहीं है। करेक्ट। सो आप कैसे क्लासिफाई करोगे कि ओकेशनली बच्चे को ब्रेथलेसनेस हो रही है वर्सेस क्रॉनिक अस्थमा? अस्थमा में ना क्या होता है कि जब हम इसकी क्लासीफाई करते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो एपिसोडिक उनको प्रॉब्लम होती है। एपिसोडिक में कौन आते हैं कि जैसे सपोज करो कि बच्चे को ना बड़ी कोल्ड एयर से प्रॉब्लम है, बड़ी समर मतलब विंटर चल रही है और विंटर में बड़ी कोल्ड एयर और बच्चे ने एक्सपोज हो गया, उसको उससे स्पैज़म होगा, दैट इज एपिसोडिक। वो उसको हुआ ओकेजनल, कभी हो गया चेंज ऑफ सीजन पे 1 बार 2 बार। हाँ, जैसे कि दिवाली के टाइम पे भी पटाखे ज़्यादा हो Yes. जाते हैं, तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा ब्रेथलेस फील करना चालू करते हैं, बट दैट डजंट मीन हम ये बोलेंगे कि इसको अस्थमा है, राइट? वो एक्चुअली ना सब हर किसी के ट्रिगर्स अलग होते हैं। ओके। कुछ लोग होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग फ्यूम से होता है, परफ्यूम लगा ले, बॉडी अगरबत्ती। स्प्रे, या
और कुछ लोग होते हैं स्पेशली उनको फूड से होता है, चाइनीज़ फूड से बहुत होता है, जहाँ कुछ भी आपने फूड आइटम खाई जो कलर्ड है, तो ऐसे कलर्ड प्रिजर्वेटिव काफ़ी एलर्जिक होते हैं। ओके कुछ लोगों को नट से होता है, बच्चों को ओके मिल्क प्रोडक्ट से, सबको नहीं होता Correct. बट होता है। सो ये एलर्जी में बोल सकते हैं कि ये एलर्जी के अंदर क्लासिफाइड है। हाँ जी। Okay. सो इन बच्चों को जब जैसे जैसे कभी कभी एक्सपोजर होगा तो हम्म। ये एपिसोडिक होगा। ओके तो एक होता है कि क्रॉनिक, क्रॉनिक होता है कि आप सारा साल आपको कुछ ना कुछ चलता ही रहा है, चल ही रहा है, एंड यू आर ऑन कंट्रोलर मेडिकेशंस। ओके सो वो आप क्रॉनिक कैटेगरी में आते हो। ओके अंडरस्टूड। सो जैसे कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को मैनेज कर रहे हैं विद अस्थमा विद इनहेलर्स, सो उनमें किसी किसी बच्चे को कभी कभी अस्थमा अटैक हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? उससे पहले तो ये समझते हैं कि अस्थमा अटैक एक्चुअली क्या होता है। हाँ, अगर ये पहले होता था, आज से कुछ साल पहले लगाओ, तो हर अस्थमा इमरजेंसी वाला बच्चा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ही लैंड करता था। लेकिन अब ना नेबुलाइजर्स हैं, ओके तो आप अपनी इमरजेंसी जो है ना कुछ घंटों में टाल सकते हो कि रात को बच्चे को प्रॉब्लम होगी, आपने नेबुलाइज कर दिया, और वो सारी मेडिकेशन आपने रिलीवर कंट्रोलर सब दे दिया, तो 4-6 घंटे बच्चा ठीक रह जाता है। आप मॉर्निंग अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। अंडरस्टूड। ओके, लेकिन एग्जैक्टली ये अस्थमा अटैक क्यों है, मतलब और होता क्या है इसमें? अस्थमा अटैक में होता है कि जब बच्चे को सांस लेने में इतनी दिक्कत आ जाए कि वो प्रॉपर सांस ही ना, सेंटेंस ही ना पूरा कर पाए, और उसकी चेस्ट अंदर को खींच रही है, बच्चे को चेस्ट पेन हो रही है, और जहाँ बच्चा को इतनी वीजिंग हो रही है कि आप दूर बैठे भी सुन सकते हो कि बच्चे की सांस लेने की आवाज़ आ रही है। ओके, और ये तो अचानक से होता है? अचानक से हो सकता है। सपोज करो कि आप बच्चा फॉर एग्जांपल मतलब मशरूम को एलर्जिक है, बच्चा किसी बर्थडे पार्टी में गया, उसको नहीं पता कि इस फूड आइटम में कि इसमें मशरूम है, उसने खा लिया, तो वो अटैक इमीडिएट आएगा। ओके ओके, इट्स दैट वे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुनी थी मैंने कि एक स्टडी है जो बताती है कि जिन बच्चों को अस्थमा होता है ना, उनके आईक्यू लेवल्स पता नहीं कैसे हाई होती हैं। इज इट ट्रू? ये वैसे ट्रू नहीं है। ओके आईक्यू लेवल का ना इस पे स्टडीज हुई हैं, बट ऐसे होता नहीं है ओके कि आईक्यू लेवल का एलर्जी से कोई लेना देना ओके नहीं है। ओके उल्टा है, जो क्या होता है कि जिन लोगों को बच्चों को बहुत एलर्जीज रहती है ना, इन बच्चों में ना देखो, एक बच्चा साल में इतनी बार बीमार रहेगा ना, तो बच्चा इरिटेबल हो जाता है। करेक्ट, हाँ उसका उल्टा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। राइट एग्जैक्टली। तो आई फील कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि इसमें पेरेंट्स ऑल्सो प्ले लाइक अ बिग रोल, कि वो प्रॉपरली ये चीज़ पे फोकस करें कि आपके बच्चे को ट्रीटमेंट इज़ अ प्रायोरिटी राइट नाउ, रादर देन बच्चे से एक्सपेक्ट करना कि अब एकेडमिकली अच्छा करो, स्कूल में अच्छा करो, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं जो काफ़ी डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं कि यार हमारा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है स्कूल में एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये मैं इनफैक्ट पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगी इस पे, कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली आपकी ड्यूटी है कि आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बच्चा तो वही पढ़ पाएगा ना जिसकी हेल्थ अच्छी है। तो उसके लिए आपने बच्चे का डायग्नोसिस ठीक कराना है। अगर एक बार डायग्नोसिस हो गया तो आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना कि मेरा बच्चा इस हमेशा ट्रीटमेंट पे चला जाएगा। उल्टा बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, और सही टाइम पे ट्रीटमेंट कराओगे, और बच्चा सारी लाइफ के लिए इससे मुक्त हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स को ये समझना कि ठीक है अस्थमा हो गया तो दैट डजंट मीन कि आप लाइफ लॉन्ग अपने बच्चे को ऐसा ट्रीट करो कि अरे बाबा आप वीक हो, आप ये नहीं कर सकते हो, यू नो, एंड यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर किड्स, तो आप ये वाली एक्टिविटी भी नहीं कर सकते हो। तो कैसे हमारी फैमिलीज़ या हम एज पेरेंट्स सपोर्ट करें अपने बच्चों को कि यू आर जस्ट एज नॉर्मल एज अदर किड्स, इट्स जस्ट दैट आपको एक एलर्जी है और उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें देखो, अगर किसी बच्चे को सपोज करो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी हो रहा है, कि उसको एक अस्थमा होता है जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड होता है, एक्सरसाइज की और जैसे कि उसी से आपको सांस की दिक्कत आ गई, इनमें मैं उस पर भी बच्चे को नहीं रोकूंगी कि तुम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा वाले बच्चे को भी ट्रीट करो, बट उसको नॉर्मल अपनी एक्टिविटी करने दो। ओके, तो ऐसे ही हर पेरेंट्स को भी यही चाहिए, करेक्ट, क्योंकि ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जो चीज़ें कंट्रोलेबल हैं, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है,
उसमें बच्चा तो वैसे ही नॉर्मल है, राइट, ये डिजीज नहीं है, ये एग्जैक्टली, डिसऑर्डर है। हाँ, बच्चा वैसे ही आपका नॉर्मल है, और हम्म, उस बच्चे को फील भी वैसे ही हम्म, कराओ कि तू हाँ इसको हमने ट्रीटमेंट करना है, ये दिक्कत है, लेकिन आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज करो। करो, एग्जैक्टली। तो ऐसे केस में लाइक इन चाइल्डहुड अस्थमा वाले जो केसेस हैं, इनमें क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो सकते हैं या क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं जो पेरेंट्स को दिमाग में रखना चाहिए? बिल्कुल, इसमें ना अगर बच्चे को कोई भी एलर्जी, एस्थमा एक बार डेवलप हो गया है, तो आपको एक चीज़ बस ध्यान रखनी है कि बच्चे को ना फ्रॉम डे वन मतलब हेल्दी डाइट की आदत डालनी है, क्योंकि इसमें ना डाइट का भी बहुत रोल होता है। ओके, जितने देखो वायरल है ना, वायरल इन्फेक्शंस इसका फर्स्ट ट्रिगर होता है। तो आप जितना हेल्दी, आपका लंग राइट, इम्यूनिटी अच्छा होगा, हाँ, हेल्दी फूड खाओगे, इम्यूनिटी हम्म, अच्छा है, तो उतने वायरल भी तो कम होंगे ना। करेक्ट, वायरल यहाँ सोर थ्रोट नहीं होगा यस, तो आपको यस, एस्थमा प्रेसिपिटेट नहीं नहीं होगा। होगा, करेक्ट, करेक्ट, और अगर आपको बच्चे को एक आदत डाल दी आपने कि हम्म, बच्चा आपने हेल्दी ही खाना है, तो हम्म, उसमें उतने प्रेजर्वेटिव ये सारे जंक फूड नहीं खाएगा, राइट, तो उतने अटैक्स आने के डर भी कम हो जाएंगे। करेक्ट, सो करेक्ट, डाइट का, न्यूट्रिशन का, बच्चे को एक और इम्पॉर्टेंट कि स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, इससे राइट, भी ट्रिगर एस्थमा हो जाता है, प्रेसिपिटेट ट्रिगर कर जाता है। यस, तो अगर आप अपने बच्चे को एक शुरू से ही एक लाइफ ऐसे दो कि बच्चे को अपना स्ट्रेस भी मैनेज करना आना चाहिए, राइट, तो ये भी ट्रिगर कम होगा। correct, that is I feel is very important. So any inspiring story you have कि जहाँ पे आप शेयर करना चाहेंगे कि कोई बच्चा जो अस्थमा, क्रॉनिक अस्थमा से गो थ्रू कर रहा था एंड बट देन अभी काफ़ी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है? हाँ, मेरे पास एक बच्चा है जो मुझे उसको देखते आए 17 ईयर्स हो गए हैं उस बच्चे को ट्रीट करते, कि अभी तो उसका जब मेरे पास आया तो वो हाँ, 5 इयर्स का था, नाउ ही इज़ लाइक 22 इयर्स। और जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था तो इमरजेंसी में लैंड हुआ था। तो इमरजेंसी भी ऐसी इमरजेंसी कि वो बच्चा मैंने देखा जो आईसीयू में, नॉर्मली अरे बाप रे, बच्चे आईसीयू में कम जाते हैं, ये ना हम्म, कि इमरजेंसी में 4-6 घंटे में ना बच्चे रिवर्स कर जाते हैं। तो ये बच्चा वेंटिलेटर तक चला गया था। तो उसके बाद इसकी बहुत एग्जर्वेशन रही, और जैसे इसको पहले रहती थी, जो इसकी मदर ने मुझे हिस्ट्री दी कि सिंस बर्थ 1 साल का था तब से इसको ऐसे ही चल रहा है। बट उस बच्चे में, क्योंकि वो बहुत छोटी एज था, उसने जैसे फॉलोअप में रहा, ठीक हुआ बच्चा, उसको हमने कंट्रोलर्स पे बहुत बढ़िया रहा। फिर धीरे धीरे उसको जैसे एजुकेट किया, मदर का भी बहुत रोल था। यस, बच्चे को एक बहुत हेल्दी उन्होंने हैबिट्स डाली हैं, और अब वो बच्चा अगर आप देखोगे तो उसकी जैसी मतलब सच ए गुड लुकिंग चाइल्ड, और बच्चे ने बहुत अच्छा उसकी हेल्थ वाइज, अब मेरे पास आता है 2 साल में एक बार, ऐसे 2 साल के बाद जैसे नॉर्मल किसी बच्चे को हुआ। करेक्ट, तो ये कुछ होते हैं इसमें, देखो डॉक्टर का रोल तो है ही है, राइट, हाँ, बच्चे की अपनी एफर्ट्स भी है, पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स की राइट, एडिडेंस बहुत थी थेरेपी पे, यस, दैट्स कि ट्रू, अगर मैंने उनको बोल दिया है कि हाँ आपने 1 मंथ के बाद फॉलोअप पे आना आना है, है, अगर बच्चा ठीक भी होता था तो वो आते थे। आ जाते थे। तो ऐसे आइडियली फॉलोअप्स कितने कितने टाइम में होना ये चाहिए? अगेन डिपेंड करता है, अगर आपका बच्चा स्टेबल उसमें चल रहा है, तो कुछ बच्चों में होता है शुरू में जब बच्चे सिक होते हैं, आप 15 डेज बाद बुला रहे हो, कुछ बच्चे होते हैं जो मंथली उस पे भी चले जाते हैं, कुछ 3 मंथली पे जाते हैं। ओके, और ओके, कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जैसे जो हैं जो बहुत पेरेंट्स उसको समझ लेते हैं, राइट, वंस इन अ वाइल कोई प्रॉब्लम आई, 1-2 दिन के लिए रिलीवर दिया, तो बच्चे वो भी हैं जो चेंज ऑफ सीजन पे ही आते हैं, यस, दैट्स ट्रू, जब इनको ट्रिगर होने वाला होता है करेक्ट, तभी आते करेक्ट, हैं। करेक्ट, जहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जो सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, ट्रू, क्योंकि फ्लू वैक्सीन का भी बहुत जी, रोल है। यस। सो यस, टॉकिंग अबाउट वैक्सीन्स, आई थिंक वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है टू कंट्रोल अस्थमा एंड अदर एलर्जी कंडीशंस। या वैक्सीनेशन का रोल है, अगेन वैक्सीनेशन का, फ्लू वैक्सीन का, जैसे देखो कोई भी वायरल आता है तो ये ट्रिगर हो जाता है। तो हमारा जैसे सिनेरियो रहा है कि लास्ट 4-5 ईयर्स तो हम लोग Okay. वायरल्स में ही रहे हैं। राइट, राइट, तो जब आपको वैक्सीनेशन लग जाती है
वैक्सीनेशन से ये तो नहीं होता कि 100% प्रोटेक्शन होती है, बट एटलीस्ट 80% स्वेरिटी कम हो जाती कम, ओके ओके, है, एटलीस्ट आप हॉस्पिटलाइजेशन से बच बच जाते जाते हो, एंड देन फ्रीक्वेंट एपिसोड्स भी थोड़े या कम हो कम जाते हो हैं जाते हैं, वैक्सीनेशन से। कम हो जाते सो व्हाट आर सम वैक्सीन्स जो आप रेकमेंड करेंगे? हैं। बच्चों में देखो, एक तो छोटे बच्चों को वैसे ही बैक्टीरियल निमोनिया का पहले लग लग जाता है, जाता है, वो राइट, हाँ, करेक्ट। अब हमारे उसी में है, कंपल्सरी वाले में हम्म, है, तो ये ऑप्शनल है। ऑल्दो हम लोग जिन बच्चों को अस्थमा, उनको तो हम कहते हैं एनुअल, ये साल में एक बार लगता है। ओके जैसे इंडिया में है कि हम मतलब बिफोर विंटर ब्रेक लगाते हैं, ओके ओके एनुअल होता है, ओके, फ्लू शॉट जिसको फ्लू शॉट्स बोलते हैं। बोलते हैं उसको। तो वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं पेशेंट को, अगर उनको लग रहा है कि ये बच्चे ने ईयरली वंस ये वैक्सीन ले लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ओके। सो एनी इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मेरा सबके लिए ना एक सुजेशन है कि अस्थमा से डरिए नहीं। अस्थमा को इतने ये सीरियस डिजीज़ नहीं है, अगर आप इसको सही टाइम पे सही तरीके से ट्रीट करते हो तो इसके लिए आपको अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए, और जिस तरह की एडवाइस हो, जैसे कोई एक्शन डॉक्टर आपको अस्थमा का एक्शन प्लान दे, उसी हिसाब से चलिए, देन ये सब आप सिम्टम फ्री इससे रह सकते हैं। सो मैम, एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है हमारे पास, कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली पेरेंट्स के माइंड में चलता है और जो हम यूजुअल सिनेरियो में भी देखते हैं कि दिस इज़ द थिंग जो आजकल हर किसी के, टॉप एंड टॉकिंग अबाउट अस्थमा, तो पीपल हैव दिस कंसर्न्स। ओके, सो आई फील दैट यू आर द राइट पर्सन जो ये कंसर्न रिजॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद, सबसे पहले तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हर महीने कोल्ड हो रहा है, हर महीने फ्लू हो रहा है, तो हर बारी एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है, तो इसे कैसे रिजॉल्व करते हैं? एंटीबायोटिक की ना एक्चुअली हर मंथ ज़रूरत नहीं होती। होता क्या है कि बच्चों को लेके ना पेरेंट्स बड़े सेंसिटिव होते हैं। अडल्ट को होता है तो क्या होता है, हमें कोई वायरल होता है, गला खराब होता है, हम कोई डॉक्टर के पास नहीं जल्दी जाता, Correct. कोई भी नहीं आता, 3 दिन हाँ, 4 दिन जी वेट जी। करते हैं। बच्चों के लिए पेरेंट्स का एक होता ही है, उनको होता है कि बस बच्चा ना जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। ये गलत अप्रोच है। जी, देखो, right. जो वायरल है उसकी एक नॉर्मल जो Right. लाइफ स्पेन है, उसमें हाँ, 3 से 5 दिन लेने हैं। लेने ही है, तो राइट। लेट द बॉडी हील, रिएक्ट टू दैट पार्टिकल। राइट राइट, तो इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी, ऐसे ही होगी ना। ट्रू, यस। देन नेक्स्ट इज कि डॉक्टर रेकमेंड्स इनहेलर, बट देन पेरेंट्स को बहुत, दे बिकम अनश्योर, और घर पे भी ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनहेलर्स मत दो, बच्चा डिपेंड हो जाएगा इनहेलर्स पे। एक्चुअली होता क्या है कि अस्थमा में ना ऐसे क्यूर नहीं होता ना, कि जैसे बोलो कि ये 2 महीने का 3 महीने का कोर्स है, तो लोगों को लगता है कि जैसे ही मैं छोड़ता हूँ तो मेरे को ये शुरू हो जाती है, इसका जी। मतलब कि मैं एडिक्टिव हो गया हूँ। करेक्ट। बट उनको ये जो मेडिकेशन दी जा रही है, जैसे हम एक स्किन के लिए ऑइंटमेंट दे रहे हैं, ऐसे ही अगर आपके अंदर इन्फ्लेमेशन, एलर्जी हो रही है, उसको प्रिवेंट करने के लिए दी जा रही है। तो राइट इसको जब आप नहीं लोगे, तो ऐसे नहीं लेते रहोगे, तो धीरे धीरे ये क्रॉनिक हो जाएगा, फिर चेंजेस परमानेंट हो जाती हैं। राइट, टाइम रहते उसे सुधार लेना चाहिए। सुधार लेना चाहिए। और फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे ही एग्ज़ाम्स हो, या फिर चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो, या फिर जैसे वायरल इन्फेक्शंस हो, तो ऐसे टाइम पे अस्थमा का ट्रिगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बच्चों में, तो ऐसा क्यों? इमोशनल स्ट्रेस ओके। बच्चों में होता है, स्ट्रेस से होता है। कभी आपने देखा है, मूवीज में नहीं देखते कि एकदम से बड़ा स्ट्रेस हुआ, इनहेलर ढूंढना शुरू कर देते करेक्ट, हैं। हाँ। सो इमोशनल स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कभी कभी कुछ लोग बहुत जोर से हंसते हैं, उससे भी अस्थमा अटैक आता है। ओके, एक्सेसिव क्राइंग, लाफिंग, ये भी एक इसके ट्रिगर होते हैं। अंडरस्टूड। इन जस्ट फ्यू पीपल, नॉट ओके ओके, लेकिन फिर ऐसे टाइम पे जहाँ पे एग्जाम्स के टाइम स्ट्रेस हो, प्रेजेंटेशन के, वाइवास के टाइम स्ट्रेस हो, ऐसे टाइम पे बच्चे ने क्या इनहेलर साथ में कैरी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमें बच्चे को, अगर उसके ट्रिगर को प्रिवेंट करना चाहिए, हमें पहले तो अपने बच्चे को ही ट्रेन करना चाहिए कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना। ओके, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट इज, एज अ टूडलर, लाइक बेबी, पेरेंट्स को लगता है कि जब बच्चा छोटा था तो उसको वीजिंग रहती थी, और अब जैसे बड़ा होते जा रहा है वीजिंग बढ़ती जा रही है। ये ना देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा कि वायरल इन्फेक्शन वो भी वीजिंग की तरह प्रेजेंट करती है। आप 2 साल तक ना लेबल करना इजी नहीं होता। फिर आता है कि रेक्टिव एयरवेज आते हैं, कि आपको कोई भी इन्फेक्शन हुई, उससे काफ़ी दिन वीजिंग होगी। जब 4 ईयर के बाद जब ये परसिस्ट कर जाती है ना, फिर आप अस्थमा की तरफ लेबल ज़्यादा करते हो। ओके, अंडरस्टूड। बहुत ऐसे मैंने कॉमनली देखा है कि पेरेंट्स, स्पेशली मॉम्स, कंप्लेन करते हैं कि घर पे तो ठीक था बच्चा,
जैसे ही नानी के घर चले गए या कहीं किसी रिलेटिव के घर चले गए तो बीमार हो गया। हाँ, तो वो फिर घर में तो आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होते हो। हम्म। मम्मी ने सोच के देना है कि मैंने बच्चे को ये एलर्जी का मैंने नहीं देना। हाँ। आप कहीं गए हो तो बच्चे को कोई मना भी नहीं करेगा और बच्चा सब खा पी भी लेगा, कोल्ड अच्छा। ड्रिंक्स पी लिए। ओके। ये जितने बीवरेज हैं स्पेशली जो हम्म। कलर्ड होते हैं, मैंने जी पहले भी जी बात की है जी। कि ये एलर्जी, काफ़ी बच्चे एलर्जिक होते हैं इसको। ओके, और एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से यस, भी हो चेंज सकते ऑफ हैं। टेम्परेचर। ओके, एंड देन स्कूल के पीटी टीचर का यूजुअली यही होता है कि बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि ये सब ड्रामा है, मतलब वो नहीं समझ पाते हैं ये सब चीज़ें, एंड देन पेरेंट्स भी टीचर्स का ही सुनते हैं कि हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ, इसमें फिर देखो ये बेसिकली स्कूलों में अवेयरनेस होनी चाहिए ना, स्कूल्स में करेक्ट। उनको भी पता चलना चाहिए कि अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसका कारण ढूंढो ना कि बच्चा क्यों नहीं पार्टिसिपेट। एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को सही इनपुट दो कि अपने राइट। बच्चे का मेडिकल चेकअप कराओ करेक्ट। कि करेक्ट। वाई द चाइल्ड इज नॉट हाँ। पार्टिसिपेटिंग। राइट। ट्रू। अदर अदरवाइज देन तो इस एज में बच्चे को खेलने से अलावा कोई चीज प्यारी नहीं करेक्ट। होती ना। राइट। दैट ट्रू। इज टॉप प्रायोरिटी यस। ट्रू। सब किड्स के लिए। करेक्ट। करेक्ट, यू हैव अ पॉइंट। नेक्स्ट इज कि जैसे इनहेलर बिकम्स लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर फ्यू किड्स, तो किसी दिन कहीं चले गए बाहर या कोई ट्रिप पे चले गए और इनहेलर नहीं है साथ में या घर पे रह गया है, तो ऐसे टाइम पे कैसे इस कंडीशन को मैनेज कर सकते नहीं, हैं? ये कंडीशन आनी नहीं देनी चाहिए कि जब आप बाहर जा रहे हो, व्हेन यू नो योर चाइल्ड इज एस्थमेटिक, हम्म। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हो सकता है। आप बाहर गए हो, सपोज आप किसी हिली एरिया में जा रहे हो, कोई ऐसा ग्रास है जो एलर्जिक हो सकता है, तो ये रिलीवर तो आपको कैरी करना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ रखो मत रखो, बच्चे की रिलीवर पहले रख दो। बिल्कुल बिल्कुल जी। Okay. So I think that is all, and thank you so much for joining us today, and thank you for patiently answering all our questions. I'm sure बहुत सारे parents को ये information से काफ़ी help होगा आगे. थैंक यू Thanks जी। a lot, ma'am. थैंक यू। टू ऑल आर व्यूअर्स, आज की इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अस्थमा से डरना नहीं है बल्कि उसे समझना जरूरी है। चाइल्डहुड अस्थमा इज क्वाइट मैनेजेबल, बस सही पहचान, टाइम पे ट्रीटमेंट और थोड़े पेशेंस की जरूरत है। आपका बच्चा भी काफी हेल्दी और नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि आप उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम हो। सो if you find our videos informative, don't forget to subscribe to our channel and follow us on Instagram at Mankind Specialities for more such informative videos on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.